नमस्कार। मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आमतौर पर कला और साहित्य में अभिरुचि रखने वाले दर्शकों की उपेक्षा हो जाया करती है। अपने उन सभी दर्शकों से माफी मांगते हुए आज हम बातचीत करेंगे अपने समय के चर्चित प्रशासक रहे और हिंदी कविता के बहुत ही मजबूत हस्ताक्षर अशोक वाजपेयी जी से। अशोक वाजपेयी जी, मुहामुही में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही कर लेता हूँ कि जैसा कि आपका नाम अशोक है तो कायदे से आपको कोई शौक तो होता नहीं होगा? नहीं होता है लेकिन उसको दिखाने का जी की कोशिश नहीं करता, दबाने की कोशिश करता हूँ। दबाने क्योंकि मेरे दुख में दूसरों की क्या दिलचस्पी। मेरी कविता बहुत हद तक जी होने न होने पर विलाप भी है, जी लेकिन उसको कोई ज्यादा लक्षित नहीं करता तो ठीक ही है। नहीं, विलाप की बात आपने कही तो आपकी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि मैं विलाप करता हूँ सिर्फ कविता में, क्योंकि उससे बाहर विलाप और स्वप्न दोनों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। तो ये कविता के अंदर का शौक है, कविता के बाहर का शौक है, कौन सा शौक है आपकी जिंदगी में? शौक तो देखिए बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा शौक तो अपनी विफलता का ही होता है कि जितना सोचा था, इतने सपने देखे थे, कुछ को सच में बदल पाया, बहुतों को नहीं बदल पाया। जो सोचा था कि ये हो जाएगा, दुनिया ऐसे बदल जाएगी, वो नहीं बदली और बल्कि बदतर हो गई। तो अब ये शौक हैं और एक अस्तित्वगत शौक है, यानी आप कहें कि नश्वरता का शौक है, जो कि एक तरह का स्थायी भाव है। तो मेरी पहले कविता संग्रह से जो 1966 में प्रकाशित हुआ, अब तक एक अंतः सलिल अवसाद की धारा है। इसमें कुछ शौक जिनकी आपने चर्चा की वो बड़े ही व्यक्तिगत शौक होते हैं, जैसे नश्वरता का शौक है। सबसे बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय शौक आपका क्या है? अब मुझे लगता है कि हम जी एक देश के रूप में और एक समाज के रूप में वो नहीं बन पाए जो हम बन सकते थे पिछले 60-65 वर्षों में आज़ादी के बाद। जी कुछ हमने कोशिश की, कुछ पाखंड किया, और वो कोशिश और पाखंड के बीच हम फंसे रह गए। और अब एक ऐसा चिकना चुपड़ा मध्य वर्ग पैदा हो गया है जो दरअसल इस देश में रहकर भी विदेश के ही स्वप्न देखता है। अपनी कॉलोनी तक के नाम इस समय अंग्रेजी में होते हैं जी और कम से कम हिंदी का जो मध्य वर्ग है वो तो अपनी मातृभाषा से भी दूर जाता मध्य वर्ग है। उसको कोई इसकी चिंता नहीं है कि हमारी मातृभाषा में क्या हो रहा है। दो बंगाली मिलते हैं तो बंगला में बात करेंगे, तो कन्नड़ मिलेंगे तो कन्नड़िया में बात करेंगे, कन्नड़ में बात करेंगे। लेकिन दो हिंदी वाले मिलेंगे तो अक्सर गलत अंग्रेजी में बात करेंगे। अशोक जी, यह सब आप लोगों के देखते देखते हो गया। आप लोग हिंदी के पुरोधा थे, हिंदी का दायित्व तो आप लोगों के कंधों पर था। हम लोग तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। बोझ तो पिछले 50 साल से आप लोग ढोकर यहाँ पर लाए। आप लोगों के देखते देखते हिंदी की ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? इसमें हिंदी अंचल की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हिंदी की दुर्दशा सिर्फ भाषा की दुर्दशा नहीं है, ये समूचे हिंदी संस्कृति की दुर्दशा है। देखिए, एक बार मैंने एक प्रधानमंत्री से जिनसे कुछ बातचीत का अवसर मिला तो मैंने कहा था कि न तो जयपुर में जयपुर बचा है, न लखनऊ में लखनऊ है, बनारस से बनारस गायब होने वाला है, आगरा से आगरा गायब हो चुका है, ग्वालियर में ग्वालियर नहीं। तो कहने लगे कि क्या आप पहेली बुझा रहे हैं? तो मैंने कहा ये सब शास्त्रीय संगीत के घरानों के नाम हैं जो इन शहरों के नाम पर थे। और अब हालत ये है कि अगर आप हिंदी क्षेत्र का जायजा लें तो कोई बड़ा गायक, कोई बड़ा संगीतकार बचा नहीं। एक आध दो हैं, वो अपवाद जैसे हैं, और ये सारे घराने हिंदी अंचलों से बाहर जा चुके हैं। अगर महाराष्ट्र और बंगाल न होता तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बचता नहीं। तो एक तरफ ऐसी सांस्कृतिक विपन्नता, धीरे धीरे हमारी लोक संस्कृति भी ज़्यादा फूहड़ होती जाती है और ज़्यादा नकलची होती जाती है, और दूसरी तरफ हिंदी का इतना बड़ा विकसित होता खाता पीता मध्य वर्ग। तो
ऐसी एक विडंबना हिंदी में हो गई। हिंदी में ज्ञानोत्पादन नहीं है, कोई बड़ा इतिहासकार नहीं, कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं, कोई बड़ा मनोवैज्ञानिक नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसका नाम हो, और जो लोग हैं वो सब अंग्रेजी में लिखते हैं जी। तो हिंदी में जो ज्ञानोत्पादन की परंपरा थी वो भी सूख गई। हम जैसे कुछ लोगों ने कोशिश की कि इसको किसी तरह से जारी रखा जाए। विश्वविद्यालयों का घोर पतन हुआ जी। हिंदी में संस्थाओं को बनाए रखने का कोई जतन नहीं है। यही बिहार में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की क्या हालत है, एक जमाने में उसकी क्या प्रतिष्ठा थी। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, क्या प्रकाशन थे उनके, अब क्या हालत है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, अधःपतन उनका हो चुका। भारत भवन जिससे मेरा भी संबंध था कम से कम 10 वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से गिरकर अब एक क्षेत्रीय मीडियाकरों का सम्मेलन बन के रह गया है जी। ये सब देखिए, हिंदी समाज अगर नहीं जागता, अगर हिंदी समाज ही गाफिल है अपने साहित्य से, अपनी कलाओं से जी, तो दूसरे लोग क्या कर लेंगे। अशोक जी, आपकी सारी बातों से मैं भी सहमत हूँ। जो हिंदी के प्रति चिंता रखते हैं, चिंतन करते हैं, वो लोग भी सहमत होंगे। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होगा कि आखिर हिंदी समाज का, हिंदी पट्टी का सांस्कृतिक नेतृत्व करने का जिम्मा किन लोगों का। वो जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि आप ही लोगों की है। कहीं से आप लोग विफल हो गए या कुछ बाहरी शक्तियां रही, कुछ सरकारी कमियां रही, क्या हुआ जिसकी वजह से पिछले 50 साल में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई। देखिए, बहुत सारे चीजों ने इसमें भूमिका अदा की। जी जी। विश्वविद्यालयों की अवनति, जी। इसी अंचल में बड़े विश्वविद्यालय थे जिनकी बड़ी क्रांति थी, बड़ी मतलब कीर्ति थी। इसी अंचल में ऐसे लोग थे, ये बिहार में काशी प्रसाद जायसवाल, इस तरह के राम शर्मा वगैरह बड़े इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे, संस्कृत के विद्वान थे। सरकार इसमें सबसे कम संस्कृति में भूमिका हिंदी भाषी राज्यों की रही है सरकार के रूप में। जी। सिर्फ मध्य प्रदेश में एक संयोग ऐसा बन गया था, वो भी एक समय जब 10, 15, 17 वर्ष बिना वैचारिक या राजनैतिक हस्तक्षेप के संस्कृति को विकसित होने चूंकि आप वहां पर रहे, मेरी भी उसमें थोड़ी भूमिका थी और भी लोग थे बहुत सारे। लेकिन अन्य राज्यों ने उसको हसरत की नजर से, कभी जलन की नजर से तो देखा, ऐसा कुछ करने की अपने यहाँ कोशिश नहीं की। तो एक भूमिका तो सरकारों की है। देखिए, हिंदी भाषा को राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने एक जमाने में राजनीति का एजेंडा बनाया था, वो धीरे धीरे गायब हो गया। अब भाषा राजनीति के एजेंडे पे नहीं है, तो किसी को चिंता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। स्वयं हिंदी ने अपनी बोलियों के साथ दुर्व्यवहार किया जी। उस हिंदी में आज 45 या 46 बोलियां हैं जी। संभवतः संसार की बोली संपन्न सबसे बड़ी भाषा होगी जी। किसी और बड़ी भाषा में इतनी बोलियां नहीं हैं जितनी हिंदी में है जी। 19वीं सदी तक हमारा सारा महान साहित्य खड़ी बोली में नहीं है, वो ब्रज में है, अवधी में है, मैथिली में है, भोजपुरी में है, इत्यादि में है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी आते ही जब खड़ी बोली का वर्चस्व शुरू हुआ तो बाकी सब, इसमें दो तरह की भूमिकाएं जी। बुद्धिजीवियों की, जो लोग इन संस्थाओं में थे, उनमें से हर एक का हिसाब लगाया जाना चाहिए कि उन्होंने रहते हुए क्या किया जी। और क्या नहीं किया। मैं भी ऐसा हिसाब किताब अपना कराने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे ये हल्का सा आत्मविश्वास है कि मेरी बहुत सारी विफलताएं हैं, लेकिन उनमें समय पर कुछ न करने वाली विफलता शामिल नहीं। तो हिंदी का जिन लोगों ने झंडा उठा रखा था, जो हिंदी के झंडावरदार माने जा रहे थे, जिन्होंने हिंदी की रोटी खाई, जिन्होंने हिंदी के नाम पर सुख सुविधाएं बटोरी, आप मानते हैं कि मुख्य भूमिका, मुख्य नाकामी उन लोगों की रही है, सरकार की कम रही है? देखिए, सरकार की रही है, लेकिन सरकारों से ज्यादा हिंदी के अध्यापकों की, हिंदी पत्रकारों की, हिंदी के जो और बौद्धिक व्यापार में लगे हुए लोग थे, जिन्होंने हिंदी की रोटी खाई। हमने तो हिंदी की रोटी नहीं खाई। जैसा हम तो, मैं हिंदी का
कानूनन विद्यार्थी भी नहीं रहा। हाँ, मैं तो अंग्रेजी साहित्य पढ़ा था, मैंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया था और नौकरी भी फिर हिंदी के कारण नहीं की। मैं तो अपने स्वाभाविक मातृभाषा प्रेम के कारण हिंदी में हूँ और मुझे बहुत अच्छा है कि मैं अपनी मातृभाषा में गृहस्थ हूँ, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं। एक बार बीबीसी ने एक आयोजन किया, उसमें पूछा, मुझे यहाँ बैठाया अपने दिल्ली के स्टूडियो में और किसी को बैठाया जो अंग्रेजी में लिखने वाले एक भारतीय लेखक थे उनको लंदन में, और एक साहब जो अफ्रीकी थे उनको एम्स्टर्डम में, और हम तीनों के बीच बातचीत कराई। तो उसमें एक प्रश्न था कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते? तो हमने कहा कि ये विकल्प ही मुझे कभी सूझा नहीं। मैं जब अंग्रेजी का छात्र था और सेंट स्टीवेंस कॉलेज में छात्र था तब भी मुझे ये नहीं सूझा कि मुझे ऐसा विकल्प है। मुझे अपनी मातृभाषा में लिखना स्वाभाविक लगा तो वही मैंने किया। और दूसरी बात यह है कि मैं अंग्रेजी में इसलिए नहीं लिख सकता कि न तो मेरा बचपन अंग्रेजी में बीता, न मैं सपने अंग्रेजी में देखता हूँ। तो उसने मुझसे कहा, क्या बात करते हो, तुम्हारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है, तुम अंग्रेजी की तरह तो अंग्रेजी बोलते हो। तो वो अलग बात है। लेकिन तो जो अफ्रीकी बैठा हुआ था उपन्यासकार, उसने कहा कि मुझे पहली बार समझ में आया कि मुझे अपने उपन्यासों में क्या कमी है। मेरे उपन्यास में मेरा बचपन भी नहीं है और मेरे सपने भी नहीं। जो सब हिंदी का आदमी अशोक जी इस तरह के इमोशंस तो रखता है कि चूंकि मेरा बचपन हिंदी में बीता, मैं सपने हिंदी में देखता हूँ। हाँ। मैं रोता हिंदी में हूँ, मैं हंसता हिंदी में हूँ, मैं खाता पीता उड़ता बिछाता हिंदी में हूँ। हाँ। लेकिन जब हिंदी के प्रति जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, दायित्व निभाने का आता है, कर्ज उतारने की बात आती है, तो वहां पर वो लोग अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। ये क्या माजरा है? देखिए, इसमें मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी भूमिका और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका हिंदी अध्यापकों की रही। अव्वल तो उनके लिए वो हिंदी प्रेम के कारण हिंदी अध्यापक नहीं है, वो तो नौकरी में रोजी रोटी के। आप लोगों ने कभी कोई सांस्कृतिक भूचाल, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक चेतना लाने की संगठित कोशिश की? मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, हिंदी के तमाम साहित्यकारों, समीक्षकों की बात कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी में पिछले 35-40 साल से तो लेखकों के बीच ऐसा घमासान मचा हुआ है विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के पक्ष में या उसके विरोध में, कि हिंदी में किसी तरह की एकता कुछ मुद्दों पर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हिंदी के लेखक आजकल बीमार पड़ते हैं, प्रसिद्ध लेखक, वयोवृद्ध लेखक। आजकल मेडिकल बिल बहुत ऊंचा हो गया है, तो खर्च। एक दलित लेखक हैं, वो इन दिनों दिल्ली में बीमार हैं, तो मुझे खबर मिली तो कुछ सहायता हमने भिजवाई। लेकिन अब मैंने एक मुहिम चलाने की सोची। मैं बहुत 10 साल से प्रयत्न कर रहा था कि भारत सरकार एक राष्ट्रीय कल्याण कोष लेखकों, कलाकारों के लिए स्थापित कर दे। वो कुछ हुआ नहीं। अब मैंने कहा, भाई हिंदी के वरिष्ठ लेखक 2 अक्टूबर को मिले और हम 15-20 लोग 1-1 लाख रुपए दें, एक कोष बनाए, फिर सरकार वगैरह का मुंह देखें या कॉर्पोरेट वर्ग का। ठीक है। तो इसी तरह के प्रयत्न होते रहे हैं। अशोक जी, ये प्रयत्न जो है व्यक्तियों के लिए है। हाँ। व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों पर हमें एतराज नहीं है। हाँ। लेकिन ये प्रयत्न व्यक्तियों के लिए है। हिंदी भाषा जो अपने स्तर से गिरी नीचे, जिस पर आप चिंता जता रहे हैं, जिस पर आप शोक प्रकट कर रहे हैं, हाँ। उसको, उस चीज से उबारने के लिए कौन से प्रयत्न किए गए आप सभी वरिष्ठ लेखकों के द्वारा? लेखकों ने मिलकर कोई प्रयत्न नहीं किया। अव्वल हम में से कुछ लोगों ने निजी स्तर पर कुछ तो ये सुविधा मिल जाने के कारण, कुछ अवसर को दबोच लेने के कारण, और कुछ अपने अनुरागवश। तो आप ये मानेंगे कि हिंदी दगाबाज लेखकों की भाषा है? नहीं। जिन्होंने अपनी भाषा के साथ दगाबाजी की? नहीं। हिंदी लेखक क्या कर सकता था, उसकी क्या सीमाएं थी, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जी। हिंदी लेखन से अपना जीवन व्यापन करने की सुविधा हिंदी समाज ने दी ही नहीं। ऐसे बहुत कम लेखक हुए हैं जो सिर्फ लेखन के आधार पर अपनी जीविका चला सके। ज्यादातर हिंदी के लेखक अध्यापक, सरकारी नौकर, पत्रकार, इस तरह के धंधों में लगे रहे हैं, जिसकी अपनी सीमाएं भी होती हैं, जिसके अपनी मजबूरियां, समाज और भाषा के लिए सोच ही नहीं पाते। तो इसलिए
असल में जो बुनियादी विडंबना है वो दूसरी है। जी। पिछले 50-60 वर्षों में हिंदी में जो साहित्य लिखा गया है वो मेरी नजर में भारतीय भाषाओं में लिखे कुछ के समकक्ष और अधिकांश से ऊंचा है, लेकिन हिंदी समाज को इसकी कोई खबर नहीं। अगर आप हमारे अखबार और ये जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति के साधन हैं उनको देखें तो उनमें से किसी को ये खबर नहीं है, बल्कि हिंदी भारतीय भाषाओं में से हिंदी उन बिरली भाषाओं में से है जिनमें जो साहित्य लिखा गया है उसको विश्व स्तर के साहित्य के समकक्ष रखा जा सकता है। ये सिर्फ मराठी, कन्नड़, असमिया, 4-5 भाषाओं में। जब हमारी भाषा में लिखा जाने वाला साहित्य विश्व स्तर का है तो उसको विश्व स्तर पर पॉपुलर बनाने के लिए कोई कोशिश हुई? अब शुरू हुई, वो भी मेरे प्रयत्न से शुरू हुई। हम और कन्नड़ लेखक युआर अनंत मूर्ति ने मिलकर एक प्रस्ताव किया। 10 साल लगे उसको अमल में लाने में। प्रस्ताव था कि हम संसार की बड़ी जो भाषाएं हैं उनमें आधुनिक हिंदी साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था कराएं, उसके लिए मदद करें, वित्तीय और दूसरे किस्म की। तो इला नाम, इंडियन लिटरेचर अब्रॉड नाम से एक अधिकरण बना है और अब उसमें ये प्रयत्न शुरू हुआ है। देर से हुआ है, उम्मीद करते हैं दुरुस्त होगा। जैसा आप कह रहे हैं दुरुस्त हो। मेरी चिंता और मुझे लगता है आपकी भी चिंता ये होगी, सब लोगों की चिंता ये होगी कि हिंदी पट्टी में जिस आदमी के पास आजकल थोड़ा सा पैसा आ जा रहा है वो अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से पढ़ाता नहीं है। हाँ। वो सीधा उसको अंग्रेजी स्कूल में भेज देता है, कॉन्वेंट में भेज देता है। और आप 70 साल की उम्र में ये स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा बचपन जो है हिंदी में बीता। वो यह भी स्वीकार करने के लिए यह पीढ़ी तैयार नहीं है कि मैं हिंदी में जीता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बोलता हूँ। तो यह जो बदलाव है, क्या लगता है आपको 50 या 100 साल में हिंदी जो है पुरातत्व की भाषा हो जाएगी? पुरातत्व की तो भाषा नहीं होगी, लेकिन इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि सारा शिक्षा मनोविज्ञान इस बात पर संसार भर में सहमत है कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाना चाहिए। एक दूसरा ये कि मातृभाषा में शिक्षा देने पर उसकी दूसरी किसी भाषा पर पकड़ भी बेहतर होगी। तीसरा कि मातृभाषा में शिक्षा से ज्ञानोत्पादन और आगे जाने की जो हिम्मत बनती है वो बेहतर बनती है, बजाय एक नकल की भाषा को। ठीक है, हिंदी के लेखकों को आपने दगाबाज नहीं माना। क्या हिंदी की जनता दगाबाज जनता है? हिंदी का मध्य वर्ग दगाबाज है, धोखेबाज है। हाँ बिल्कुल, हिंदी का मध्य वर्ग हिंदी के साथ दगाबाजी कर रहा है, अपनी बेवकूफी में, अपने लालच में और अपने नकलची होने के गर्व में। अगर हिंदी शिक्षा के माध्यम से बाहर होती चली जाएगी इसी रफ्तार से, तो आपको क्या लगता है हिंदी कितने साल में ये अवधी और ब्रज और मैथिली की श्रेणी में चली जाएगी या एक बोली बनकर रह जाएगी? इसकी संभावना तो मैं नहीं देखता जी, लेकिन हिंदी की जो हालत है जी, अगर उसके बारे में हिंदी समाज ही कुछ पहल नहीं करता और हिंदी के लेखक और बुद्धिजीवी भी कुछ पहल नहीं करते तो उसकी हालत और बदतर होगी, इसमें शक नहीं। दूसरी चिंता कविता को लेकर है। आप कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं आप इनफैक्ट, और हिंदी में इस वक्त अगर 1-2 व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा तो उसमें अशोक वाजपेयी का नाम सभी लेंगे और निर्विवाद रूप से लेंगे। हिंदी में कविता के साथ ये क्या हुआ कि आज उसको पाठक नहीं मिल रहे, प्रकाशक नहीं मिल रहे? ये दोनों बातें सही नहीं है जी। अव्वल तो हिंदी में इस समय जितनी कविता प्रकाशित हो रही है जी, उतनी पिछले 50 साल में नहीं हुई। क्या आपको जानकारी है कि हिंदी में कविताओं की ये किताबें जिनकी आप बात कर रहे हैं कि प्रकाशित हो रही हैं, कवि अपने पैसे से छपवा रहा है या प्रकाशक अपने पैसे से छाप कर उसको रॉयल्टी भी दे रहा है? देखिए, रॉयल्टी वाला झगड़ा तो एक दूसरी तरफ है। एक जमाना था, देखिए एक जमाना था कि मुक्तिबोध अपने जीते जी अपना पहला कविता संग्रह भी प्रकाशित नहीं कर पाता। हाँ? ये जमाना था और ये बहुत पुराना जमाना नहीं है। ये 1964 में उनकी मृत्यु हुई, उस समय तक उनका कोई कविता संग्रह नहीं निकला जी। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। उस समय लेखकों से, कवियों से पैसा लेकर कविता संग्रह छापने की एक वृत्ति ने जन्म लिया था।
लेकिन इस समय आप दिल पे हाथ रख कर बोलिए अशोक जी, हाँ, कि हिंदी कविता की स्वाभाविक डिमांड की वजह से इतनी कविताएं छप रही हैं, किताबें, या फिर हिंदी कवियों की जो अपनी लिप्सा है जिसकी वजह से वो अपना पैसा लगाकर किताबें छपवा रहे हैं और आंकड़ों में इजाफा हो रहा है? क्या हो रहा है, सच्ची स्थिति क्या है? दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। जी जी। ऐसे बहुत सारे कवि हैं और उनकी संख्या एक दो नहीं है, उनकी संख्या 40-50 होगी जिनकी पुस्तकें बिकती हैं। प्रकाशक उनसे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं करते, न जरूरत करते हैं, उनकी किताबें बिकती हैं। उनमें बहुत सारे युवा लोग भी शामिल हैं जी। ऐसा नहीं है कि वो सब हम ही जैसे धवल केशियों की ही बिकती हैं कि जिनको थोड़ी प्रतिष्ठा मान्यता मिल गई है, शुद्ध जैविक जिजीविषा के कारण के दृश्य पर जमे हुए हैं, मरने को नहीं आते, इसलिए नहीं। ऐसे युवा कवि हैं जिनकी किताबें बिकती। दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको एक मुजफ्फरपुर की घटना सुनाऊं। आज से 10-12 बरस पहले मैं पहली बार मुजफ्फरपुर गया। वहां पहुंचने में देर हो गई, रास्ता बड़ा खराब था, गड्ढे वड्ढे बहुत थे। तो मेरा एक कविता पाठ विश्वविद्यालय में आयोजित था, तो कुलपति ने कहा कि हमने आपका कविता पाठ मुजफ्फरपुर में जो गेस्ट हाउस था जहां मैं रुका था वहीं रख दिया, यहीं सब लोग आ जाएंगे। तो मैंने 1 घंटे तक कविता पढ़ी। जब समाप्त हुआ तो एक युवा साथियों का एक गोल दूर पर बैठा हुआ था। उन्होंने हाथ उठाया और कुछ मेरी कविताओं के नाम लिए कि आपने ये कविताएं नहीं सुनाई। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, पुरानी कविताएं हैं। कहा हमको पता था कि आप नहीं सुनाएंगे, इसलिए हम अपने हाथ से इनकी को लिख के ले आए हैं, आपकी किताबों से उतार कर इनको पढ़ दीजिए। अव्वल तो देखिए, बिहार न होता तो हिंदी साहित्य के अधिकांश लेखकों को कभी ये एहसास ही न होता कि उनके पाठक हैं। सबसे अधिक पाठक बिहार में। अब आप कहें कि इतना व्यवस्था विरोधी साहित्य है पिछले 50 वर्ष का, और उसके इतने सारे पाठक, सबसे अधिक पाठक बिहार में हैं, उसके बावजूद बिहार की राजनीति इतनी विपर्यस्त क्यों है? तो अब ये उम्मीद करना कि साहित्य पढ़ने से राजनीति बदल जाएगी, ये तो मुश्किल है। ऐसी दुनिया में नहीं बदलती, धीरे धीरे बहुत लगता है आप बिहार की राजनीति पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं अशोक जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति, जो मेरी राजनीति की समझ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, मुझे जो समझ में आता है कि बिहार अपनी प्रतिभा का उपयोग बिहार की सीमाओं में नहीं कर पाता। या तो यहां उसके अवसर या साधन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, या दूसरा ऐसी छवि बन गई है, आप जब तक बाहर नहीं जाएंगे, जब तक वर्चस्व दिल्ली में और कहीं बंबई में जाने कहां स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है, और न अपने ही समाज में आपकी पहचान बनेगी। तो ये वही एक पक्ष है कि बावजूद इसके कि सब कुछ यहां है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, बाहर जाके जब तक मैं अपने को साबित न करूं कि मैं बड़ा तुर्रम खा हूं। तो हिंदी का मध्य वर्ग धोखेबाज है और हिंदी पट्टियों की सरकारें धोखेबाज हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इन दोनों ने मिलकर जो किया है, अधिकांशतः जो नहीं किया है, उसका ये नतीजा है कि इस समय तो जिस तरह का बाजार का और व्यापार का और राजनीति के प्रबंधन का और उसके चातुर्य और लोभ लालच और चोरी चकारी, इन सब का जो माहौल है, इसमें किसी का लिखना भी एक रेडिकल काम है। ऐसे अगर आप ध्यान दें तो हिंदी में लिखने का कोई बहुत बड़ा प्रतिफल नहीं है, कभी नहीं रहा। हमारे बड़े से बड़े लेखक काफी दरिद्रता में और बहुत मध्यवित्तीयता में रहे और मरे। इसके बावजूद अगर आज कोई व्यक्ति ये तय करता है कि उसको लिखना है, तो ये अपने आप में रेडिकल तो आपकी बातों का जो निहितार्थ है और सार है वो ये निकल रहा है कि हिंदी का मध्य वर्ग धोखेबाज है, हिंदी पट्टियों की सरकारें धोखेबाज हैं, लेकिन हिंदी का रचनाकार जो है वो धोखेबाज नहीं है, वो मजबूर है किसी हद तक। उसमें धोखेबाज भी हैं, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। वो उनको ये नहीं कह सकते कि वो बहुमत उनका है। बहुमत तो उन लोगों का है जो इस सारी प्रतिकूलताओं के बावजूद
अभी भी साहित्य में अपना भरोसा रखते हैं और साहित्य से अभी भी उम्मीद लगाए हुए। बात कविता पर फिर से लौट कर आते हैं अशोक जी। क्या कविता के पाठकों में और कविता के ग्लैमर में और कविता की पूछ में और आम आदमी की समझ में जो कविता आजकल नहीं आती है, उसकी एक वजह यह भी रही है कि कविता ने छंद का रास्ता छोड़ दिया? किसी हद तक ही सही है कि कविता, आज की अच्छी कविता, ज्यादातर अच्छी कविता छंद में नहीं लिखी जाती, लेकिन ज्यादातर अच्छी कविता में छांदिकता की कमी नहीं है, यानी बिना लय की नहीं है। उसमें लय के अब दूसरे सुघर उपयोग हैं, दूसरे ढंग से वो विन्यस्त करती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि कविता से सामना कराने के जो मंच थे, देखिए हमने मध्य प्रदेश में एक प्रयोग किया था कि सारे आधुनिक कवियों को, जिनमें नागार्जुन और उस समय जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय इस अर्थ में नहीं थे, बिहार में लोकप्रिय थे, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह इत्यादि, अज्ञे, ये और बहुत सारे जो अरुण कमल इत्यादि, ये सारे कवियों को हमने अपने शहरों में कविता पाठ के लिए बुलाया और 200, 300, 400 लोग उनको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के सुनते थे। आप कहते हैं अशोक जी की 2-2, 3-3, 400 लोग 2-2, 3-3, 4 घंटे इन कवियों को सुनते थे और सुनते हैं, लेकिन राजेंद्र यादव कहते हैं कि कवियों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए और गोली के पैसे उनसे पहले रखवा लिए जाने चाहिए। ऐसा है वैसे तो राजेंद्र यादव को ही गोली मारनी चाहिए कवियों द्वारा, लेकिन ये उनका मत है और ठीक है। तो राजेंद्र यादव की बोली का जवाब कवियों को गोली से देना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि राजेंद्र यादव की बोली का जवाब राजेंद्र यादव को बोलकर ही देना चाहिए, गोली मारकर नहीं देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा, इस बात को हर बार हम थोड़ा नजरअंदाज करते हैं कि इस बीच हिंदी में गद्य की उपस्थिति बहुत बढ़ी है। गद्य जो सिर्फ साहित्य का गद्य नहीं बल्कि पत्रकारिता का गद्य, इतने अखबार हैं हिंदी में, सबसे अधिक पाठक संख्या है अखबारों की, पत्रिकाएं हिंदी में 500 से अधिक छोटी पत्रिकाएं निकलती, छोटी छोटी जगहों से, बेगूसराय से, कहीं इधर से, आरा से, जहां से पत्रिका की आपको कोई तवक्को नहीं होती। मेरी डाक में हर दिन एक पत्रिका आती जी, बल्कि मैं थोड़ा तंग भी हो जाता हूं कितना पढ़ूं, लेकिन उसी में कहीं कहीं कुछ झलक जाता है, उसी में कहीं कुछ ऐसा मिल जाता है कि आपको लगता है अरे वाह कमाल की बात है। एक कोई सज्जन है, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने रेणु के मैला आंचल उपन्यास में जो डॉक्टर का चरित्र है उसका मूल कोई व्यक्ति था, एक डॉक्टर था जो बहुत ही परोपकारी डॉक्टर था, उसका पूरा उसकी जीवन गाथा, ये तो यकायक वो छोटी सी पत्रिका थी, अज्ञात कुलशील पत्रिका थी, उसमें ये मिला। तो इसलिए इन पत्रिकाओं में बहुत सारा साहित्य छपता है, उसमें कविता भी छपती है, आलोचना भी छपती है। अब पाठक होंगे तभी नहीं पत्रिकाएं हैं, अगर हर एक के 500 भी माने 25-30 हजार पाठक तो यही हो गए। तो इसलिए ये भ्रम कि कविता के पाठक नहीं है, अनुपातिक ढंग से वो नहीं बढ़े। हमारी आबादी है 50 करोड़ आबादी में से अगर 1% भी साहित्य पढ़ता होता, 1%, तो हिंदी समाज बदल जाता। उतना भी नहीं पढ़ता। देखिए बंगालियों में, मराठियों में, कन्नड़िगों में, मलयालियों में अपने साहित्य और अपने लेखकों के प्रति एक ललक है, वो ललक हमारे यहाँ नहीं है। मतलब आप किसी भी बंगला परिवार में जाइए, उसके यहाँ रविंद्रनाथ का कुछ ना कुछ तो हो गई, शरद चंद्र का कुछ ना कुछ तो हो गई। समाज में अपने साहित्यकारों के प्रति, अपने साहित्य के प्रति ललक नहीं है, फिर भी आप ये कहना चाहेंगे कि कविता अब भी संभावना है हिंदी में? संभावना नहीं, उपस्थिति है। और संभावना तो खैर हमेशा ही है, क्योंकि अभी भी हिंदी में, जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी भी हिंदी में भारतीय भाषाओं के तुलना में जो कविता लिखी जा रही है वो सबसे अच्छी कविता की कोटि में गिने जाने योग्य है। तो राजेंद्र यादव की गोली से आप मरना नहीं चाहेंगे? नहीं, ना मैं उनको मारना भी चाहूंगा। वो अपने गद्य
पर्व में जिए, मुझे अपने कविता पर्व में रहने दें। जी। आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम अभी जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अशोक जी से पूछेंगे कुछ राजनीतिक सवाल, कुछ पैने सवाल, नुकीले सवाल और वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।